प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपकी इस बीए पार्ट थर्ड विषय हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं लेकर आया हूं एक बूंद कविता, जिसके रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्विवेदी युगीन कवि हैं। प्यारे विद्यार्थियों, पिछली 6 ऑनलाइन कक्षाओं में हमने आपके पाठ्यक्रम में संकलित आधुनिक काव्य संग्रह में प्रथम जो अध्याय हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का, जिनकी 3 कविताएं आपके पाठ्यक्रम में हैं। तो पहली जो कविता इंद्र का गर्वहरण, जो प्रिय प्रवास खड़ी बोली का पहला महाकाव्य लिखा हुआ है हरिऔध जी का, उसका 12वां सर्ग है, जिसमें 76 छंद थे और उन 76 छंदों और कवि के व्यक्तित्व कर्तृत्व और श्री कृष्ण की चारित्रिक विशेषताओं का उद्घाटन करते हुए हमने उस कविता को पूर्ण किया पिछली 6 ऑनलाइन कक्षाओं में। और अब उनकी 2 छोटी छोटी कविताएं हैं, एक बूंद और एक है तिनका। इन दोनों कविताओं को हम आज इस ऑनलाइन कक्षा में पढ़ने जा रहे हैं। पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। ये सितंबर माह के पाठ्यक्रमानुसार आपके अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की दूसरी और तीसरी कविता को हम पढ़ने जा रहे हैं। पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। देखिए, एक बूंद कविता, और एक बूंद जो है, वैसे तो प्रकृति में जल की एक बूंद है ये, लेकिन इसको मानव की तरह कार्य व्यापार करते हुए दिखाया गया है। तो इस बूंद का मानवीकरण किया गया है यहाँ पर, यानी प्राकृतिक तत्वों को मनुष्य की तरह कार्यकलाप करते हुए दिखाना मानवीकरण अलंकार हैं। यानी मानवीय कार्य, प्रकृति पर मानवीय कार्य व्यापारों का आरोप करना। और इस कविता में प्रगतिशीलता, कर्मवाद और निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी गई है। तो एक बूंद का आत्मकथन देखिए, वो क्या कह रही है। जो निकलकर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी। यानी ये एक बूंद जो है बादलों की कोख से, आकाश मार्ग से नीचे की ओर बढ़ती हुई आ रही है। यानी इसने अपने परिवार को छोड़ दिया है और थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, यानी वहाँ से आकाश से निकल करके कुछ आगे बढ़ी। सोचने फिर यही जी में लगी, है क्यों घर छोड़कर मैं यूँ कड़ी यानी निकलना। यानी हर मनुष्य जब अपने घर को छोड़ करके आगे निकलता है, असमंजस की स्थिति में, क्या करूं क्या नहीं करूं, आगे क्या होने वाला है, उससे अनजान बन करके हर मनुष्य के मन में असमंजस की स्थिति आती है। तो इस बूंद की तरह, यानी लक्ष्य की ओर जब हम कदम आगे बढ़ाते हैं तो अच्छा और बुरा आता है, अच्छे और बुरे के विचार हर मनुष्य के मन में आते हैं। तो सोचने फिर यही जी में लगी, है क्यों घर छोड़कर मैं यूँ कड़ी, अर्थात मैं अपने घर को छोड़ करके इस तरह से क्यों भटकती हुई आगे बढ़ रही हूँ, मेरा कोई लक्ष्य नहीं है, लक्ष्यहीन होकर का आगे बढ़ी। फिर वही मनुष्य ईश्वर से कहता है कि देव हे भाग्य, हे देव, हे प्रभु, हे ईश्वर, मेरे भाग्य में है क्या बधा, अर्थात मेरे भाग्य में क्या लिखा हुआ है, मेरी किस्मत में क्या है, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में। मनुष्य भी इसी तरह से लक्ष्य की ओर कदम आगे बढ़ाते हुए सोचता है कि जीवन संघर्ष करते हुए मैं अपनी रक्षा कर पाऊंगा या जीवन संघर्ष करते करते ही मेरा अंत हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, असमंजस की स्थिति है। मनुष्य भी अपने लक्ष्य को लेकर के जब आगे बढ़ता है तो बार बार चिंतन मनन करते हुए आगे बढ़ता है कि अब क्या होगा, भविष्य से अनजान बन करके। मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, या संदेह अलंकार है, निश्चित स्थिति का कोई पता अंत तक नहीं चलता। तो संदेह अलंकार और भ्रांतिमाल अलंकार वहाँ होता है जहाँ निश्चित स्थिति में भ्रम रहता है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देने के बाद में भ्रम की स्थिति दूर हो जाती है। तो देखिए, या जलूंगी फिर अंगारे पर किसी, यानी या तो मैं बच पाऊंगी
या धूल में मिल जाऊंगी और अपने अस्तित्व को समाप्त कर लूँगी, या जलूँगी फिर अंगारे पर किसी, चू पड़ूँगी या कमल के फूल में। यानी यहाँ पथभ्रष्ट होकर के, लक्ष्य भ्रष्ट होकर के वह बूंद बार बार सोचती है कि मैं कैसे बच पाऊँगी, घर तो मैं छोड़ गई हूँ, अब घर कैसे पहुँच पाऊँगी वापस लक्ष्य को छोड़ करके, लक्ष्य मुझे पूर्ण करना है। तो असमंजस की स्थिति में बचूंगी या फिर मिलूंगी धूल में, या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, या किसी अंगारे पर गिर करके, यानी किसी विपत्ति में, भारी विपत्ति में फंस करके क्या मैं अंगारे पर जल करके सूख जाऊंगी, अपने अस्तित्व को नष्ट कर लूँगी, या फिर चू पड़ूंगी या कमल के फूल पर, या फिर किसी कमल के फूल पर जाकर के गिरूंगी, यानी अच्छी स्थिति में आ जाऊंगी, या मेरे लिए समय अच्छा हो जाएगा या समय बुरा होगा। तो अच्छे और बुरे के ख्याल मनुष्य के मन में आते हैं। तो यहाँ कवि ने एक बूंद के माध्यम से, प्रकृति के तत्व के माध्यम से उसके ऊपर मानवीय कार्य व्यापारों का आरोप करते हुए मनुष्य को यहाँ पर प्रेरणा दी है कि मनुष्य भी जीवन पथ पर, जीवन संघर्ष करते हुए जब आगे बढ़ता है तो असमंजस की स्थिति आती है। तो बूंद के माध्यम से मनुष्य को प्रेरित किया यहाँ पर। बह गई उस काल एक ऐसी हवा, फिर यहाँ पर वह बूंद कहती है कि उसी काल एक ऐसी हवा चल पड़ी, वह समुंदर और आई अनमनी। यानी एक ऐसी हवा चल पड़ी बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी लक्ष्य के, उस हवा के झोंके के साथ वह बूंद समुद्र की तरफ अनमने मन से, उनका मन नहीं था उधर जाने का, लेकिन हवा का झोंका ऐसा आया और वह बूंद वहाँ चली गई। उसी तरह से मनुष्य भी स्थिति के अनुरूप प्रतिकूल परिस्थितियों में जहाँ जाना चाहता है वहाँ नहीं जा पाता और अनमने मन से दूसरी ओर चला जाता है, रास्ता भटक जाता है, लेकिन संघर्ष करना वो जारी रखता है। एक सुंदर सीप का मुंह था खुला, वह उसी में जा पड़ी मोती बनी। यानी एक सुंदर सीपी का मुंह समुद्र में खुला हुआ था, जिसके ऊपर वर्षा के यानी स्वाति नक्षत्र की बूंद गिरती है तो वह मोती का रूप धारण कर लेती है, यानी मोती बन जाती है। और यहाँ पर एक बूंद जो घर से निकली, बादलों की कोख से निकल करके कुछ दूर आगे बढ़ती है और असमंजस की स्थिति में रहती है कि लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रही हूँ तो लक्ष्य में सफलता मिलेगी या असफलता। इस असमंजस में वह आगे बढ़ती है और अच्छे बुरे के ख्याल आते रहते हैं कि मैं बचूंगी, कैसे मेरी रक्षा होगी, या कहीं धूल में गिर करके मैं अपनी जीवन अस्तित्व को समाप्त कर दूंगी, या किसी जलते हुए अंगारे पर सूख जाऊंगी, या फिर कमल के फूल पे गिरूंगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा मन में असमंजस की स्थिति से मनुष्य सोचता रहता है, और घर छोड़ना आखिर अच्छा हो जाता है और लक्ष्य में सफलता प्राप्त हो जाती है। तो उसी समय एक हवा चल पड़ी और हवा के झोंके के साथ वह बूंद भी समुद्र की ओर गई और एक सीपी का मुंह खुला था जिसमें जाकर के वह पड़ी और मोती बन गई, अर्थात अमूल्य जीवन बना। ये एक संयोग है, यानी परिस्थितियाँ मनुष्य के अनुकूल होकर के उसको उच्च सफलता दिला देती है। फिर इस बूंद के माध्यम से कवि यह संदेश देना चाहते हैं कि लोग यूँ ही है झिझकते सोचते। कवि यहाँ कहना चाह रहा है कि लोग व्यर्थ ही झिझकते हैं, कार्य आरंभ करने से डरते हैं, सोचते हैं, बुरी चिंताएं आती है, चिंतन मनन वो करते हैं, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर। अर्थात चाहे मुसीबत आएँ, चाहे कुछ भी आएँ, लक्ष्य की ओर जीवन पथ पर संघर्ष करने के लिए उन्हें घर छोड़ करके आगे बढ़ना ही पड़ता है। सफलता है असफलता तो ये तो कर्मों का फल हैं, भाग्य में कुछ भी नहीं लिखा है। मनुष्य अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ेगा तो, संघर्ष करेगा तो सफलताएं अवश्य प्राप्त होगी, सफलताएं एक दिन उसके कदम चूमेगी। पर यूं घर का छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लो यानी तक, अर्थात इस तरह से उनके घर का छोड़ना, घर तो छोड़ना ही पड़ता उनको, घर छोड़ते समय झिझकते भी है, जिस तरह से बूंद झिझकी, कार्य आरंभ करने से डरी, लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने से डरी, पर उनको घर छोड़ना पड़ता अक्सर बूंद की तरह कुछ और ही देता कर, अर्थात उनका घर छोड़ना अच्छा ही है और अचानक घर छोड़ना उनके लिए लाभकारी हो जाता है, लक्ष्य में सफलता प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ इस कविता के माध्यम से ये संदेश दिया गया है, बूंद का मानवीकरण करते हुए कवि ने यह कहा है कि जीवन पथ पर मनुष्य को आगे बढ़ना है, उनको घर छोड़ करके आगे निकलना है, लक्ष्य की ओर प्रगतिशील होना है। अच्छे बुरे के ख्याल भले ही आएँ, लक्ष्य से भले ही पथभ्रष्ट हो जाएं, भले ही कभी असफलता मिल जाए, लेकिन एक न एक दिन मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा और सफलता
हासिल कर लेगा। इसलिए जीवन पथ पर मनुष्य को निरंतर प्रगतिशील रह करके आगे बढ़ते रहना चाहिए, भाग्यवादी नहीं होना चाहिए, कर्मवीर बन करके अपने पथ पर आगे बढ़ें और अपनी सफलताएं प्राप्त करें। अगली जो दूसरी कविता है, छोटी सी कविता, एक तिनका। देखिए, एक तिनका, तिनका का मतलब है चारे का टुकड़ा। एक तिनका कविता में कवि ये संदेश दे रहे हैं। देखिए, मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, मनुष्य की ये प्रकृति होती है, उसके पास गाड़ी घोड़े बंगले धन संपत्ति जब एकत्रित हो जाती है तो वो बहुत ही अहंकारी और घमंडी हो जाता है, रावण की तरह। तो फिर कहते हैं कि जो जो व्यक्ति घमंडी होता है या जिसको गुस्सा आता है, जो अहंकार में रहता है, उसकी बुद्धि फिर उसके सामने काम नहीं करती है। तो यहाँ देखिए, मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, ऐंठा हुआ यानी जकड़ा हुआ, घमंड में जकड़ा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा। मुंडेरे अर्थात अपने घर का आंगन भी हो सकता है, दूसरा अपने खेत के मुंडेर पर, मेड़बंदी पर या पगडंडी पर वो खड़े वो अहंकारी व्यक्ति खड़ा था। अचानक दूर से उड़ता हुआ, अचानक ही वहाँ से कहीं से हवा के झोंके से उड़ता हुआ एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। यानी जो अहंकारी व्यक्ति है, जो अहंकार में घमंड में डूबा हुआ था, घमंड से झगड़ा हुआ था, घमंड के सिवाय उसको और कुछ नहीं दिखता था, लेकिन वह अपने खेत के मुंडेर पर एक दिन खड़ा था और वहाँ अचानक कहीं हवा के झोंके से एक तिनका उड़ता हुआ आया और उसकी आँख में गिर पड़ा। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा। कवि यहाँ कह रहे हैं कि मैं झिझक गया उस तिनके से, हुआ बेचैन, थोड़ी बेचैनी हुई, कष्ट हुआ, पीड़ा हुई, लाल होकर आँख भी दुखने लगी। तो चारे का टुकड़ा यानी तिनका आँख में गिर गया, जिससे आँख भी लाल हो गई और आँखें भी दुखने लगी मसलने से। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, और जो लोग पास में थे उन्होंने कपड़ा गर्म करके आँख में मूठ देने लगी, यानी गर्म हवा से आँख को सहलाया। ऐंठ बेचारी दबे पाँव भागी, और इस तिनके ने, एक छोटा सा चारे का टुकड़ा जो तिनका है, मनुष्य की बहुत बड़ी अहंकारी प्रवृत्ति को क्षण भर में ही समाप्त कर देता है। ऐंठ यानी जकड़न, घमंड। ऐंठ बेचारी दबे पाँव भागी, यानी चुपचाप अहंकार जिस तरह से आया वैसे ही इस चारे के तिनके ने उसको भगा दिया। यानी एक छोटी सी परेशानी मनुष्य के सामने आ जाती है तो उसे उसके अपने अहंकार या उसे अपनी औकात का पता चल जाता है कि एक छोटी सी परेशानी मात्र ही उसको हकीकत और यथार्थ जीवन पर खींच ले आती है। मनुष्य भले ही रुपये पैसे घोड़े बंगले गाड़ी सब कुछ उसके पास, धन संपत्ति अपार संपदा हो जाए, तो उसकी नज़र ऊपर रहती है, नज़र नीचे नहीं, कदम ऊपर हवा में रहते हैं, वो ज़मीन पर टिकता तक नहीं। कहने का तात्पर्य यथार्थ ये है कि एक हल्की सी परेशानी ही मनुष्य के अहंकार को समाप्त कर सकती है। इसलिए मनुष्य को कभी अहंकारी नहीं होना चाहिए, सहज सादा जीवन और उच्च विचार रखते हुए उसे अपना जीवन यापन करना चाहिए। कभी भी अहंकार अपने मन में लाना तक नहीं चाहिए कि मैं हूँ, मैं का भाव कभी नहीं आना चाहिए। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, ढब यानी तरकीब, तरीका, किसी उपाय से जब आँख में गिरा हुआ तिनका निकल जाता है, तब समझ ने यूँ मुझे ताने दिए। तब कवि कह रहे हैं कि मेरी समझ ने, मेरी बुद्धि ने मुझे बार बार ताने दिए। ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, अर्थात तू इतने घमंड में, अहंकार में, अक्कड़ में क्यों रहता है? तू एक सामान्य प्राणी है संसार का, तो एक सामान्य प्राणी की तरह सज्जन रहे, तो इतना ऐंठता और अहंकारी क्यों बनता जा रहा है? एक तिनका बहुत तेरे लिए और तेरे अहंकार को समाप्त करने के लिए एकमात्र चारे का टुकड़ा ही काफ़ी है। तो तू किसकी बराबरी और किससे संघर्ष, किससे प्रतिस्पर्धा करते हुए तू अहंकारी बना जा रहा है? तो तुझे विवेकी होना चाहिए, विनयशील विनम्र होना चाहिए और सबके साथ एक जैसा बर्ताव तुझे करना चाहिए। तुमने समाज में अहंकार के कारण तू अपनी अलग पहचान बनाना चाहता है, लेकिन तेरी अलग पहचान कभी नहीं रह सकती। तेरे इस अहंकार को तोड़ने के लिए चारे का एक टुकड़ा ही मात्र काफ़ी है। तो यहाँ पर मनुष्य की अहंकारी प्रवृत्ति पर आक्षेप किया गया है। रूपक अलंकार है, तारे के माध्यम से रूप प्रस्तुत, अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत विषय का यहाँ पर बोध, और एक तिनके का मानवीकरण किया है। पिछली कविता में भी एक बूंद का मानवीकरण करते हुए कवि ने अपनी बात रखी हैं। तो अब आपकी ये जो 3 कविताएं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के द्वारा लिखी गई, ये तीनों कविताओं का हमने विस्तार से इस ऑनलाइन कक्षा सहित 7 ऑनलाइन कक्षाओं में हमने विस्तार से अध्ययन कर लिया है।
मैंने विस्तार से इन तीनों कविताओं को पढ़ाया। एक तिनका कविता, एक बूंद कविता और 76 जो छंद थे, 76 छंद, जिनको 5-6 ऑनलाइन कक्षाओं में हमने इंद्र का गरोहरण कविता को पढ़ा, जिसमें कृष्ण की चारित्रिक विशेषताएं उभर करके सामने आई। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो वीडियोज जो हम बना रहे हैं, ये वीडियोज अपने कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर हम अपलोड कर रहे हैं। अपने कॉलेज का जो चैनल है CCE राज, यानी गवर्नमेंट कॉलेज रायपुर भीलवाड़ा, आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो अपना चैनल खुल जाएगा, जिसमें सभी विषयों की विषयवार प्लेलिस्ट तैयार की हुई है। वहाँ से आप इन वीडियोज को अच्छी तरह से देखें। इन कविताओं की जो व्याख्या मैंने आपके सामने रखी है सरलता के साथ, इनको आप वहाँ से अच्छी तरह से सुने। और परीक्षा में जो 10 अंकों की जो 3 व्याख्याएँ, यानी 30 अंकों की 3 व्याख्याएँ इस पाठ्य पुस्तक से आएगी, उन सभी को आप परीक्षा में अच्छी तरह से तैयार करके लिखें, ताकि अच्छे से अच्छे अंक आएँ। साथ ही इन यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए गए वीडियोज़ का जो लिंक आपके कक्षावार और विषय अनुसार जो व्हाट्सएप ग्रुप तैयार किए गए हैं, उन पे भी हम उनके लिंक शेयर कर रहे हैं, ताकि आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। इन सभी वीडियोज़ को आप पहली बार देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही इन्हें लाइक करें। और अगली जो ऑनलाइन कक्षा होगी, आपका दूसरा जो चैप्टर है मैथिली शरण गुप्त, वो भी द्विवेदी युगीन कवि हैं और उनकी 2 कविताएं आपके पाठ्यक्रम में हैं। सखी मुझसे कहकर जाते, ये कविता यशोधरा खंड काव्य से ली गई है। और दूसरा उर्मिला का वियोग वर्णन, जो साकेत महाकाव्य के 9वें सर्ग से अवतरित हैं। इन दोनों कविताओं को हम अगली ऑनलाइन कक्षाओं में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगली ऑनलाइन कक्षा के लिए आप इंतज़ार करें। थैंक यू।